बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं। हम भी आपसे टेस्ट मैच हो, सिस्टमैटिक चेंजेस हों, नया फॉर्मेट हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, टूर्नामेंट्स हों या फिर कुछ तब्दीलियाँ हों, इन पर गुफ्तगू करते रहें, आप तक तमाम एनालिसिस भी लेकर आएँ। लेकिन अब बहुत ज़्यादा सवाल उठाया जा रहा है कि मुख्तलिफ कोचेज़ और फॉर्मेट्स के लिए मुख्तलिफ होने के बावजूद रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं आ पा रहे। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़रा सब्र तो करना ही है, लेकिन अंदाज़ा ये लगाना है क्या उस सब्र का फल जो है वो वाकई मीठा होगा कि नहीं, ये बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखें कप्तान शान मसूद की, तो कुछ इतनी मुस्बत नहीं नज़र आई। वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सके, सिर्फ एक ही सवाल का उन्होंने जवाब दिया कि मैं कहीं नहीं जा रहा। इसके अलावा कुछ इतना सब्सटेंस था नहीं उनके पास कि वो कह सकें कि जी ये मसाइल थे, ये हमारी गलतियाँ थी। टैक्टिकल अप्रोच को देखें पूरे मैच में, कल भी हमारे पैनल ने निशानदेही की कि जी थर्ड स्लिप का ना होना एक खासा वजह बनी कि आप बिल्कुल ही डिफेंसिव अप्रोच पर नज़र आया। आपने अटैकिंग तो की ही, कप्तानी तो की ही नहीं। और उसके बाद फिर फिटनेस को लेकर प्लेयर्स की शॉट सिलेक्शन हो गई, तमाम मसाइल जो हैं वो लाइमलाइट में आ चुके हैं। तो इस पर ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे तफसील में कि आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। उसके बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ओलंपियन ताहिर जमान साहब को कौमी हॉकी टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया है। वो चीन में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में जो टीम मौजूद है उसको ज्वाइन करेंगे और वो टीम के मामलात यहाँ से चलाएंगे। वसी तजर्बा उनके पास ज़रूर है और साबिक ओलंपियन भी हैं, तो मेरे ख्याल से कि एक नया तजर्बा लेकर ज़रूर आएंगे, कुछ नए सोच के साथ आएंगे और उम्मीद यही करेंगे कि हॉकी के मामला जो हैं वो बेहतर हों। ना सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी परफॉर्मेंस हो, बल्कि मेरे ख्याल से अभी से टारगेट बना लेना चाहिए कि 2028 में जो ओलंपिक्स होनी है लॉस एंजलिस में, उसके लिए अब आप कुछ ना कुछ सोचें कि अगर आप ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं करते, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई नहीं करते, तो फिर इतनी ज़्यादा मेहनत जो है उसके रिजल्ट्स जो हैं वो किस चीज़ से गेज करने हैं। तो इस पर भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको एक बड़ी ज़बरदस्त खबर देंगे। अबू धाबी में जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रही है, स्कूल की बॉक्सिंग चैंपियनशिप, वहाँ पर पाकिस्तान की आयशा मुमताज़ हैं। बहुत ही ज़बरदस्त उनकी कारकर्दगी रही है और उन्होंने वियतनाम की जो अपनी हरीफ हैं उनको क्वार्टर फाइनल में हराने के बाद सेमीफाइनल्स में जगह बना ली है। मेडल तो उनका कंफर्म हो चुका है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि वो फाइनल तक जाएं, वहाँ पर जीतें और गोल्ड मेडल हासिल करें पाकिस्तान के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त उनकी कारकर्दगी रही है। और अगर आप सेमीफाइनल की बात करें तो रवायती हरीफ भारत से उनका मुकाबला है। 6 सितंबर को ये मुकाबला होगा और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि आयशा जो पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करें और ये बड़ा एक ज़रूरी दिन बनता जाएगा। अगर आप देखें तो उस दूसरी तरफ हैदर अली ओलंपिक्स में हैं, उनका भी मुकाबला होना है, इधर आयशा स्कूल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह गोल्ड मेडल जीत कर लाए जा सकते हैं। लेकिन आयशा को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, अभी तक बहुत ही ज़बरदस्त कैंपेन उनकी रही है इस चैंपियनशिप में और उम्मीद यही कर रहे हैं कि रवायती हरीफ भारत को सेमीफाइनल में शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाएंगे और फाइनल भी इंशाल्लाह ताला अपने नाम करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से खबर कि सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 के लिए मुमकिन खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया है। अंडर 17 चैंपियनशिप जो है वो 20 से 30 सितंबर तक खेली जाएगी और क्या हमारे चांसेस होंगे इसमें, किस तरह की परफॉर्मेंस होगी, इसको लेकर भी थोड़ी सी गुफ्तगू जो है वो शो का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है। पैनल का तारुफ आपसे कराते हैं। सबसे पहले शो में हमें ज्वाइन करनी है हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करिए। साथ ही साथ हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं। उसके अलावा क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहते हैं, मेरे साथी एंकर भी हैं। हाल ही में इनको नवाजा भी गया है वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से, क्योंकि ये उस टीम का हिस्सा थे जो स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम में नॉर्वे में बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई। तो उस तकरीब में भी ये शरीक थे। अब हमें ज्वाइन करें हमारे स्टूडियोज़ में जनाब सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम जी। आपको पहले तो बहुत मुबारकबाद हम सब की तरफ से। नहीं, आप सब लोगों की दुआएं और मुझे ज़रूर ताने पड़ते रहे, गोल स्कोर नज़र नहीं आता, लेकिन स्टिल आप सब लोगों की दुआ और मेहनत भी है टीम की, जिस तरीके से फॉर्म में परफॉर्म किया, लेकिन लाइट बहुत कम है। बिल्कुल, आप हमारी मुबारक कबूल करें, हम आपकी दावत जल्द कबूल करने के लिए तैयार हैं, उम्मीद कर रहे हैं। ऑन एयर भी अब कह रहे हैं शायद अब आप इस तरफ नहीं, इंशाल्लाह आपको लेके चलते हैं। हाँ, जिस दिन आप हुक्म करें। बिल्कुल, लेकिन वहाँ जाकर ये लाइट वाली बात आपने नहीं करनी। ये बड़ी एक अहम गुफ्तगू हुई है शो से पहले। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, हमारे तज्जियाकार हैं, पीसीबी में भी मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहते हैं, यूथ क्रिकेट में भी अब काम कर रहे हैं, जनाब मलिक खुरम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करें। साथ ही साथ हमें हमारे लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं साबिक डच क्रिकेटर और कोच भी हैं, हमारे तज्जियाकार हैं, हमारे प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है, जनाब आसिम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरी तरफ से सलाम। और अवैस भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो।
सर आपको। बहुत शुक्रिया आसिम भाई भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सना, अब ये सवाल खैर जब मैंने शो से पहले भी ये किया तो आपने बड़ा ज़बरदस्त इंग्लैंड से इसको रिलेट किया है। मुख्तलिफ कोचेज़ हमारे पास हैं, वहाँ पर एक कोच होते जा रहे हैं, मतलब दुनिया वो सारे एक्सपेरिमेंट्स करके निकल जाती है, हम फिर उस मोड़ पर फंसते हैं। लेकिन हमने ये कल भी बात की थी कि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त अक्रॉस फॉर्मेट्स पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट की बात अगर कर लें तो मुश्किलात का शिकार है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ना सिर्फ ऑन द फील्ड हैं बल्कि ऑफ द फील्ड हैं, और वो लोगों तक अब पहुंच रही हैं, लोग वेल इन्फॉर्म्ड हैं, और इसी की वजह से मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्रेशर टीम के ऊपर आता जा रहा है। हाँ जी, और यही चीज़ है कि हम लोगों का ज़्यादातर जब भी हम कोई रिफॉर्म्स की बात करते हैं किसी भी लेवल पर, तो हम हमेशा बाहर से कंपैरिजन करते हैं। हमने जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म की तो तब भी हमने सोचा कि जी बाहर ऐसे होता है तो हमने ऐसे कराना है। इसी तरीके से और भी जब हम इम्प्लीकेशंस देखते हैं, हम चीज़ें देखते हैं कि हम बाहर उनकी क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, उसी को हम लेके आते हैं पाकिस्तान में। ऐसा होता नहीं है। आपको अपनी जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं आपके सिस्टम की, उनको देखते हुए बाहर से रिफॉर्म्स अपने पास लाने होते हैं। तो अभी इंग्लैंड को अगर आप देख लें, उन्होंने कुछ अर्सा डिफरेंट कोचेस डिफरेंट फॉर्मेट के लिए यूज़ किए, और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कोच मैथ्यू मॉट्स जो ऑस्ट्रेलिया वुमेंस टीम के साथ बहुत सक्सेसफुल रहे 7 साल, वो नहीं सक्सेस हासिल कर सके, तो अब ब्रेंडन मैकलम को तीनों फॉर्मेट का कोच बना दिया गया। और जो हम समझते थे बेसबॉल को लिमिटेड ओवर्स में होना चाहिए, जैसे आप भी बात कर रहे थे, वो ज़्यादा हमने टेस्ट क्रिकेट में देखी, तो मेरे ख्याल से वो उनको अब हेल्प कर सकती है। और इससे फ़ायदा सिर्फ ये हो सकता है कि आपकी सारी क्रिकेट और सारे क्रिकेटर्स की डायरेक्शन सेम हो सकती है। आप एक ही माइंडसेट से क्रिकेट खेलेंगे तो उसमें भी एक फ़ायदा हो सकता है। अब हमने जब डिफ्रेंशिएट किया है यहाँ पर, कप्तानी मेरे ख्याल से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वहाँ पर आपके डिफरेंट फॉर्मेट के डिफरेंट कप्तान हो सकते हैं पाकिस्तान में। उसका रीज़न ये है कि एक तो कप्तान से लोड थोड़ा ऑफ होगा। आजकल क्रिकेट जितनी ज़्यादा हो रही है, एक प्लेयर के ऊपर जिसने खेलना भी है, जाके ग्राउंड में थाउजेंड्स ऑफ डिसीजंस पर मैच लेने, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो तीनों फॉर्मेट्स को हैंडल कर सके। पर कोच क्योंकि बाहर जो है वो स्विच ऑन स्विच ऑफ हो सकते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप एक ही कोच को लेके चलें या 2 कोचेस को लेके चलें, तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। पर कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि डेफिनेटली 2 डिफरेंट फॉर्मेट्स के, 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स के 2 आप डिफरेंट कप्तान ज़रूर रख सकते हैं, लिमिटेड ओवर्स के लिए अलग और टेस्ट मैचेस के लिए अलग। पर कोचेस की अब देखने की बात ही होगी, क्योंकि अब उसमें ये होता है कि आप किसी को पूरी तरीके से रीड करना इतना आसान नहीं होगा। अगर शान मसूद फॉर एग्जांपल टेस्ट के कप्तान है और गिलिस्पी उनके साथ है, अगर गिलिस्पी ही वनडे और T20 में होते तो हम देखते कि बाकी कप्तानों के साथ उनका जो थिंक टैंक के साथ वो हैं ओवरऑल प्लानिंग वो कैसी है, तो वहाँ पर हमें समझ आती कि कोच का कितना इम्पैक्ट। लेकिन मैंने कल भी ये सवाल किया था, आपको याद होगा, काशिफ से भी मैंने पूछने की कोशिश की कि हमारे जो क्रिकेट के डायनामिक्स या कल्चर जिसको हम कहते हैं, इवन हमारे मुल्क में अगर देख लें, ख़ासतौर पर अब टीम में जितने ईगोइस्टिक मसले चल रहे हैं, आपको लगता है कि मुख्तलिफ कप्तान चल सकते हैं, या कोई एक ही कप्तान इतना एम्पावर्ड हो कि यार उसका सब चीज़ों पर ऐसा कंट्रोल हो कि तमाम टीम को भी पता हो कि यार वी हैव टू लुक एट हिम एज वन यूनिफाइड पर्सन। और इसी तरह कोच में माजी में भी हुआ है कि अगर कोई पॉपुलर कोच इस तरह के रहे हैं जिनका कंट्रोल रहा है, तो चीज़ें शायद उस तरह से नहीं हुई जिस तरह हम अभी देखें। देखिए, आपका लीडर तो एक ही होना चाहिए, पर जो डिफरेंट फॉर्मेट की मैं बात करूँ, हम लोग इसलिए थोड़ा मार भी खा जाते हैं क्योंकि टेस्ट क्रिकेट बहुत कम खेलते हैं। तो उस कैप्टन को वैसे भी अगर वो खाली एक फॉर्मेट को होगा इतना सीरियसली शायद नहीं लेंगे लोग, जबकि ये कहने की बात बड़ी अजीब है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट आपका पिनिकल है। पर जब आपने खेलनी 2 टेस्ट हैं या 3 टेस्ट हैं या चलो 4 टेस्ट 5 टेस्ट पूरे साल में खेलने हैं, तो उस तरफ ध्यान ज़रा कम जाएगा। पर अगर वो तीनों फॉर्मेट का कप्तान है तो जान ज़्यादा मरी जाएगी प्लेयर्स की तरफ से भी और हर तरफ से। तो आई थिंक उससे फ़र्क तो ज़रूर पड़ सकता है, पर क्योंकि इस वक्त क्रिकेट ज़्यादा हो रही है तो इसलिए आप देख भी सकते हैं कि 2 फॉर्मेट को कप्तान को 2 डिफरेंट फॉर्मेट्स में कर दें कि आपके T20 और वनडे का कप्तान सेम हो सकता है और टेस्ट का कैप्टन अलग भी हो सकता है। बिल्कुल। आपकी तरफ मैं आता हूँ, आपको पता आपके लिए, हाँ मैं ज़रा खुरम भाई से ज़रा ये सवाल कर लूँ। आज तो खैर खुरम आज पाकिस्तान की शर्ट भी पहन कर आए हैं, पूरी यकजहती का भी इजहार कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। लेकिन मैंने जैसा कहा, ये तमाम मसाइल सबसे छुपे हुए नहीं हैं, चाहे वो आपस का रवैया हो खिलाड़ियों का, ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट हो, ऑन द फील्ड कितने वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं, पूरी जान मार रहे हैं कि नहीं, ये तमाम चीज़ें अब लाइमलाइट में आ चुकी हैं। कल का दिन इसलिए बड़ा ज़रूरी था कि शान मसूद से ये सवाल आखिरकार हो गया और उन्होंने कहा भाई मैं तो कहीं नहीं जा रहा। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं हम अभी तक हल नहीं कर पा रहे कि क्या हमने, ठीक है टाइम लगता है जब आप चीज़ों को बेहतर करते हैं, लेकिन सिस्टमेटिकली चीज़ें जिस चीज़ को आप हाथ डाल रहे हैं वो और से और ख़राब होती जा रही है।
नहीं देखें, बिल्कुल पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा आपको पता है कि अफसोस है, स्पेशली आप अगेंस्ट बांग्लादेश आ रहे हैं, हालांकि कभी भी हिस्ट्री में नहीं आ रहे, और अवे फ्रॉम होम जो है बांग्लादेश की ये 3rd विन है। और उसके बाद आपने देखे आपकी टेस्ट रैंकिंग भी नीचे आ गई, जिस तरह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आप कम्पीट कर रहे थे, आप पास्ट में भी नंबर 1 रहे हैं, तो पाकिस्तान की टीम को एक जेल होना चाहिए था। और दूसरा सबसे ज़्यादा देखिए लैक जो पाकिस्तान ने की है, पाकिस्तान की देखिए फिटनेस इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, और आपने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर उस तरह से 5 डे की फिटनेस नहीं है प्लेयर्स के अंदर जिस तरह से होनी चाहिए। प्लेयर्स के अंदर वो भी टेम्परामेंट नहीं है कि वो लॉन्ग जाके इनिंग्स वगैरह खेलें। लेकिन सबसे पहले तो क्रिकेट बोर्ड को ये कंपलसरी करना चाहिए, जितनी भी हमारे जो प्लेयर्स हैं इनको आप फर्स्ट क्लास रेगुलर करें कि ये पार्टिसिपेट करें। और मोस्टली आपने प्लेयर देखा है कि वाइट बॉल स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं, वो पार्टिसिपेट करते नहीं हैं, जाते हैं, अगर 4 डे क्रिकेट भी होती है 2-3 मैच खेलते हैं, साइड डाउन हो जाते हैं। देखिए आपको पता है कि रिहैब करने के बाद नसीम शाह जिस तरह से आए, ही इज़ सो यंग और इनके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है। देखिए सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास जिमी एंडरसन रहे हैं एट दी एज ऑफ 40, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को फिट रखा और उनका एक एक्सप्रेस पेस रहा, आखिर तक वो 140 को टच करते रहे। पाकिस्तान का कोई भी बॉलर जो है इस सीरीज़ में उस तरह से नज़र नहीं आया। देखिए मैं स्पेशली खासकर मैं कहूँगा परफॉर्मेंस के हवाले से तो राना नहीद की, जिस तरह से यंग उनका टैलेंट, और काफ़ी अरसे के बाद एक पोटेंशियल टैलेंट ऐसा नज़र आया कि जिसने 5 डे क्रिकेट के अंदर टेस्ट क्रिकेट में उस तरह से आके रिदम से बॉलिंग की। और पाकिस्तान की जितने भी आपने बैट्समैन देखा है उसके आगे शेकी होते हुए नजर आए। जिस तरह से देखें बाबर आजम के आप डिसीजन देखें तो आपको पता है कि रिसेंटली एक वीडियो भी वायरल हुई थी कि बाबर आजम नेट पे बैटिंग कर रहे हैं और सिमिलरली उसी फैशन में ये इसमें इनका डिसमिसल हुआ टेस्ट के अंदर, क्योंकि वो आउटसाइड द गेम को चेस करने गए, उनका एज लगा और वो कॉट हो गया, पीछे ग्रेस्पी भी। अच्छा, आपने फिटनेस की बात की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद इस टेस्ट सीरीज से पहले फिटनेस टेस्ट भी हुए थे। अब सवाल यही बनता है कि वो जो एक हमने क्राइटेरिया बनाया कि भाई फिटनेस टेस्ट होंगे, फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कितने खिलाड़ी उन फिटनेस टेस्ट को भी क्लियर कर पाए। वो एक बार आपको याद होगा हमने वो भी बात की कि यो टेस्ट वापस लेकर आ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें इससे पहले बड़ी पर्टिनेंटली डिस्कस हुई। देखिए पास्ट में होते रहे हैं यो टेस्ट वगैरह, स्प्रिंट टेस्ट वगैरह, सब चीज़ें होती रही हैं। और देखिए आपको पता है कि स्पीड एजिलिटी इस चीज़ पे वर्क किया जाता है। देखिए आपके काफ़ी ऐसे जो नए नए प्लेयर्स आते थे वो आते के साथ ही अपनी स्पीड को और एजिलिटी को इंक्रीज़ करते थे। और आपके पास देखें फैसिलिटीज़ हैं, हर चीज़ हैं, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी है, वहाँ जाके कैंप्स वगैरह भी लगते हैं। अब देखें प्लेयर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। थोड़ा सा लैक पाकिस्तान के क्रिकेट में आया डिबैकल, मैं कहूँगा 2018 के बाद जिस तरह से आपका सिस्टम चेंज हुआ, फिर वो उस तरह से पाकिस्तान खड़ा नहीं हो पाया। हालांकि देखिए यही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम थी, टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 रही, यही पाकिस्तान की टीम थी चैंपियन ट्रॉफी विन करके आई, ये पाकिस्तान की टीम थी जिसने T20 का वर्ल्ड कप भी जीता, पाकिस्तान ने 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता। अब उस तरह से पाकिस्तानी टीम नज़र नहीं आ रही। देखिए मैं सॉरी टू से मैं ये कहूँगा जिस तरह से अगर ये जा रही हैं, बड़ी अलार्मिंग कॉल है। ये ना हो कि एक वक्त में पाकिस्तान जिस तरह से स्कॉश का चैंपियन था, बैक टू बैक पाकिस्तान के जहांगीर खान ने 555 मैचेस जीत के वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, हॉकी में पाकिस्तान टॉप पे थी, ओलंपिक्स में जीता, फिर पाकिस्तान ने 94 में जिस तरह से आखिरी वर्ल्ड कप जीता, तो उसके बाद पाकिस्तान की हॉकी नहीं खड़ी हो सकी। अब देखें इसके ऊपर इन्वेस्ट तो इन्होंने किया है, पर एक मोहसिन नकवी साहब को बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बनानी पड़ेगी, वो जाके परफॉर्म करें। और जिस तरह लगे देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि मोहसिन नकवी साहब काम करना चाह रहे हैं, पर उस तरह से वो डिलीवर हो नहीं पा रहा, उनकी उस तरह से वो टीम नहीं बन पा रही। बिल्कुल, ये बिल्कुल देखिए उनको एक स्ट्रॉन्ग टीम बनानी पड़ेगी। देखें उन लोगों को लाना पड़ेगा। और देखें आप सबसे मेन चीज़ देखें कि आपकी जो आखिरी AGM जो हुई थी, एनुअल जनरल मीटिंग जिसको कहते हैं, वो 2017 में हुई थी, जिसके अंदर आपकी सारी एसोसिएशंस होती हैं, उनके प्रेसिडेंट होते हैं, उनके सेक्रेटरीज होते हैं, फिर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एसोसिएशन जाते हैं, वो अपना इनपुट देते हैं। हालांकि इन्होंने देखें कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छी इन्होंने एक मीटिंग कंडक्ट की, पुराने क्रिकेटर्स को उन्होंने इन्वाइट किया, उन्होंने अपनी अपनी सजेशन दी। देखें आपकी जो ग्रास रूट जो क्रिकेट चलानी होती है वो एसोसिएशंस वालों ने और इन्होंने चलानी होती है रीजन के, इनको आप बुलाएं, इनसे मशवरे लें, तो उस चीज़ पे आप इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल, ये इम्प्लीमेंटेशन भी फिर बड़ी ज़रूरी होगी, लेकिन उसके लिए आपके पास उतना सब्सटेंस, वो टीम होनी चाहिए जो इन फैसलों को इम्प्लीमेंट करेगी। पूरी दुनिया में हम देखते हैं लोग अपनी पेस इंक्रीज़ करते हैं, अपनी फिटनेस बेहतर करते हैं, हमारे पे एक रिवर्स ट्रैजेक्टरी चलती आ रही है। इस सीरीज़ के बाद तो मेरे ख्याल से ना सिर्फ बॉलर्स बल्कि बैटर्स भी एक्सपोज हो चुके हैं, फील्डिंग एक्सपोज हो गई है, कप्तानी, सो कॉल्ड थिंक टैंक, मतलब इतनी इस तरह की हार के बाद आपके पास कोई ऐसा मेरे ख्याल से फार्मूला नहीं है। तो पहले जिसको हम कहते थे कि आपने वो मरहम पट्टी करके सिस्टम चला लिया, वो भी इस तरह नज़र नहीं आया। अहमद भाई थोड़ा सा मैं शान मसूद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस पे आना चाहूँगा। शान मसूद ने, मुझे सिर्फ एक चीज़ अच्छी लगी, वो ये थी कि थोड़ा सा आप पीछे चले जाएं तो आपको याद हो जब हार होती तो हम यंगस्टर को भेजते थे जाके फेस करो मीडिया को, वो बड़े बुरे तरीके से बेचारा एक्सपोज होता था। आपने आके ठीक है अपने आप को वहाँ पर आके आपने कहा कि जी माजरत चाहता हूँ, मैं अपना हार जो सा कबूल करता हूँ। अगर आप इतने ज़्यादा वो कर रहे हैं ना कि मैं कहीं पर नहीं जा रहा, दैट मीन्स कि फिर आपको वो भी डिसीजन लेना चाहिए था एज अ कैप्टन
कि मुझे ये 2 लड़के नहीं चाहिए टीम में, इनको रेस्ट दें। मैं सीनियर कैंपेनर्स की बात कर रहा हूँ, बाबर आजम, शाहीन की, मैं जिम्मेदारी उठाता हूँ इसके बीच में। कामरान को डालना है, जिस मर्जी को डालना है वो परफॉर्म करके आपको देंगे। टीम सिलेक्शन में शान मसूद शामिल नहीं है? मुझे जहाँ तक लगता है ये मामलात होंगे, क्योंकि देखें कप्तान हमेशा लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है, कप्तान की मर्जी से टीम बनती है। अगर आप उस चीज़ से, आपके फेस से पता लग रहा है कि आप टीम सिलेक्शन से इतना ज़्यादा मुतमईन नहीं है जो टीम आपने खिलाई है यहाँ पर, फिर आपको फेस करो ना, आप आगे फ्रंट आप पे फेस करो कि हाँ ये मुझे टीम चाहिए, मैं रिजल्ट देने में कहूँगा नहीं होगी, मैं फेस करूँगा उसका प्रेशर, आपको फिर आगे लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है। दूसरा जो सबसे बड़ा एक इशू रहा आपके पेस बैटरी के अंदर, जितना आपने इस साल के अंदर आपने टेस्ट क्रिकेट कितनी खेली, चलिए टेस्ट क्रिकेट को छोड़ दें, हम टेस्ट क्रिकेट इंटरनेशनल की बात नहीं करता, आपके प्लेयर्स ने 4 डे क्रिकेट कितनी खेली है? हार्डली 5 मैच खेले होंगे, हार्डली 6 मैच खेले होंगे, वो भी इसलिए खेले होंगे कि रिदम में वापस आने के लिए, कि एटलीस्ट हम रिदम में वापस आएँ, शेप में वापस आएँ। आपके लड़कों ने इतनी ज़्यादा T20 क्रिकेट खेली है, इतनी ज़्यादा, आप लीग क्रिकेट का कैलेंडर उठा के देखें, आपको सामने एक्सपोज हो जाता है कि आपकी जो बॉडी है, यहाँ तक कि आपके जो मसल्स हैं वो T20 क्रिकेट को यूज टू हो चुके हैं। आपका जो अंडर 19 का लड़का है, जो यूथ क्रिकेट की जब हम बात करते हैं, जो अभी चैंपियनशिप भी स्टार्ट हो रही है, जो क्लब जो यूथ अंडर 19 की चैंपियनशिप है, उसके अंदर आप किसी यंगस्टर के साथ बात करें ना, तो मुझे वो यही बात करता है, वो कहता है उसको को ना वनडे खेलना है, वो वनडे से भी अब कतराता है, वो कहता है नहीं T20 ठीक है, क्यों, उसमें मेरी बॉडी अपना जो है फिजिकली मैं फिट रहूंगा, मैं लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट, वो लॉन्गर 4 डे की बात नहीं कर रहा, लॉन्गर T20 खेलता जाऊंगा, लाइमलाइट में रहूंगा। उसको पता है क्योंकि T20 में ज्यादा चाम है, आपको वहां से उस चीज को किल करना है। मसला क्या होता है, रीजनल क्रिकेट की बात करूं या डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट की बात करूं, हमारे ज़्यादातर जो रीजन्स के अंदर हेड्स बैठे हुए हैं या डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं, वो काबिल एहतराम नाम होंगे, लेकिन वो स्पोर्ट्समैन नहीं है। वो बेसिकली बैठे हुए हैं, कोई बड़े अपना पोजीशन के ऊपर बैठा है, उसको आप रीजन दे देते हो, उसको आप अपना डिवीजन दे देते हो कि ठीक है आप इसको हेड करो। जब आप उनसे स्पोर्ट्स की बात करते हो, उनको अलिफ भी नहीं पता होता कि क्रिकेट के अंदर इनपुट हमने क्या। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से ये वैसे बात ठीक कर रहे हैं कि उस कल्चर को समझने के लिए कोई ऐसा ही इंसान लाना चाहिए जो उस कल्चर का खुद हिस्सा हो। लेकिन फिर सवाल वही आता है कि कुछ जगहों पर वो लोग भी मौजूद थे जो उस कल्चर को समझते थे, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई ऐसी चीज़ें नहीं आई जो सिस्टमैटिकली चीज़ों को बेहतर कर सकती हैं। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाते हैं, वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। गुफ्तगू जारी रखेंगे। हम स्टूडियोज़ में अब ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट के तज्ज़ियाकार हैं, हमारे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आपको नजर आते हैं, जनाब साबिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साबिर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े से संभले हैं अभी तक कि नहीं? हम तो पहले के संभले हुए थे और ये एक्सपेक्टेड था। अच्छा, बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। आसिम भाई की तरफ रुख करते हैं। आसिम भाई देखिए, कैटेगोरिकली मैं आज एक और क्लिप भी सुन रहा था, साबिक कप्तान पाकिस्तान टीम सलमान बट ने बाबर आजम को लेकर एक गुफ्तगू की। उन्होंने ये कहा कि बाबर के ऊपर तनकीद ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि हमें बहुत अरसे से आदत ही सिर्फ उनके रन्स करने की थी। माजी में भी ऐसे होता था कि बड़े बड़े प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म होते थे, लेकिन क्योंकि इर्द गिर्द ऐसे प्लेयर्स थे जो स्कोर करके परफॉर्मेंस का बचाव कर लेते थे। लेकिन अब टीम में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो जिम्मेदारी ले सके, और हम बहुत अरसे से ये कहते आ रहे हैं कि ठीक है बाबर को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं लेते तो बाकी बैटर्स हमारे क्या कर रहे हैं? ये बहुत अहम सवाल है पाकिस्तान क्रिकेट में। अहमद भाई, सलमान बट ने जो बात की है बहुत अच्छी और बड़ी मायने वाली बात की है, मायना खेज बात है ये। और वाकई मेरा भी ये हमेशा ये कहना है कि अगर बाबर नहीं स्कोर करते तो व्हाट, तो उनका सब्स्टिट्यूट क्या है? किसी ने स्कोर नहीं किया। रिजवान है, वो थोड़ा बहुत स्कोर करते हैं, अच्छे प्लेयर हैं, मगर जब रिजवान और बाबर को हम अगर वो स्कोर नहीं करते तो हम किस पे डिपेंड करते हैं? बाकी जो 6 बैट्समैन हैं वो किस लिए? मुझे तो सबसे पहला तो ये क्वेश्चन है मेरा कि वो किस लिए? सिर्फ जगह फिलिंग द ब्लैंक करने के लिए? ऐसा नहीं होता। सलमान ने बड़ी अच्छी बात की है कि जो हमारे बैट्समैन हैं उनको स्कोर करना चाहिए, और बाबर अगर नहीं स्कोर, ठीक है मैं मानता हूँ कि बाबर ने 11-12 इनिंग्स में कोई मैचों में कोई स्कोर नहीं किया, हो जाता है, बैट्समैन पे कभी ना कभी बैट पैच आ जाता है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर बाबर नहीं चल रहे तो दूसरे बैट्समैन स्कोर ही नहीं कर रहे। दूसरी बात जो मैं कहूँगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए हमने शान मसूद के ऊपर सारा नज़ला गिराया कि जी वो ठीक है मैच हारे हैं तो वो आगे कहीं जा भी नहीं रहे, वो अपनी क्रिकेट इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे एज ए कैप्टन। मगर आपने जेसन गिलेस्पी से पूछा है कि उनकी राय में हम ये 2 टेस्ट हारे हैं, तो क्यों ये कोई सवाल नहीं है या ये कोई बात नहीं है कि हम कहें जी अभी जेसन तो अभी आए हैं, जस्ट उन्होंने ज्वाइन किया है। देखें वो कोच हैं,
उनका कोच का ये जो है उनका फरीज़ा ये है कि वो कप्तान को समझाएं कि आपने फील्ड कैसे सेट कर दी है, क्या करना है, मशवरे तो देने हैं उन्होंने। तो मुझे नहीं लगा कि शान मसूद को कोई मशवरा मिला है या उन्हें कोई लूप होल दिखाया गया है कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त जो फील्डिंग की वजह से आप लैग कर रहे हैं, यहाँ पे ये होना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि हमारी क्रिकेट का जो समझ में ये नहीं आ रही कि जो हम फॉरेन कोचेस रखते हैं इनका क्राइटेरिया क्या है। मैं मानता हूँ गैरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोच, नो डाउट। मैंने गैरी के साथ काम भी किया है, हॉलैंड की अंडर-19 के साथ जब ये थे, मैंने गैरी एक बहुत अच्छा कोच है, मगर उनकी कोचिंग में भी हम वर्ल्ड कप हारे हैं और बुरी तरह हारे हैं। हमने ये पूछने की कोशिश ही नहीं की। हमें उन्हें ओपन लाना चाहिए मीडिया के ऊपर और उनसे बातचीत होनी चाहिए, ओपन सवालात होने चाहिए। जी आपकी नज़र में कहाँ पे हमें गलती की है, क्या हुआ है, वजह क्या है, कौन सा प्लेयर क्या कर रहा है, हमें ये पूछने की जरूरत ही नहीं है। देखिए अब 2 टेस्ट मैच हम हारे हैं और हारे भी बांग्लादेश से। तो मुझे ये बताएं कि जेसन गिलेस्पी से हमने पूछा है कि क्या हुआ है, किस वजह से ये हारे हैं। कोई ना मैनेजमेंट में से किसी की ज़रूरत है ना किसी और की ज़रूरत है कि हम पूछें। हमें एक्सेस ही नहीं है कि हम डायरेक्ट उनसे बात कर सकें। तो मसला ये है कि मैं इस चीज़ पे बड़ा ज़ोर दूंगा कि आप जितने हमारे प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं उतना ही कोच इन्वॉल्व है। कोच से भी आप पूछें, सवाल जवाब करें और उनसे रीज़न लें ताकि हमें पता हो। और दूसरी बात यह है कि मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान गोरों के पीछे चले हुए हैं कि जो उन्होंने करना है वही हमने करना है। तो ये कब तक ये चलेगा? तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो है बहुत नीचे जा रही है। मुझे ये दुख होता है ये देख के कि कहाँ हम एक टाइम था हम टेस्ट स्टार थे, नंबर 1 थे, आज हम कहीं भी खड़े नहीं हैं, हमारा स्टैंड ही नहीं है नोवेयर। तो मसला ये है कि अफसोस से ज़्यादा और क्या। देखिए हमारे चेयरमैन जो क्रिकेट बोर्ड है मोहसिन नकवी साहब, वो अपनी पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, मगर एक टीम चाहिए। अभी खुरम भाई ने बड़ी प्यारी बात की है कि हम टीम के बगैर कुछ नहीं कर सकते। हमें टीम चाहिए, वो भी क्रिकेटर्स की। हमें साइडों से नहीं बंदे चाहिए, हमें क्रिकेटर्स की टीम चाहिए जिनके पास क्रिकेटिंग ब्रेन हो और हम उस ब्रेन को लेके चलें, उसको हम आगे क्रिकेट को डेवलप करें। बाकी रहेगी प्लेयरों की बात। प्लेयरों की नज़र में सिर्फ प्लेयर्स जो है वो ये कहते हैं कि क्रिकेट अब सिर्फ 2020 रह गई है, हालांकि असल क्रिकेट की जो खूबसूरती है वो टेस्ट क्रिकेट और वनडे है। तो हम उनसे बहुत दूर चले गए। हमने सिर्फ वनडे खेली है, वनडे के अलावा हमें 2020 खेला है, हमें 20 के अलावा पता ही नहीं है। बॉलर जो है उन्हें पता है 4 ओवर करने हैं, देन आई एम ओके। उसके बाद बैट्समैन को पता है मैंने जाना है अंदर, हिटिंग शुरू करनी है, स्लगिंग होगी तो ठीक है, ना हुई तो नो इशू। तो इन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा, हमें अपना फॉर्मेट जो है बढ़ाना पड़ेगा, हमें 4 रोज़ा क्रिकेट खेलनी पड़ेगी जैसे किसी ज़माने में 80s 90s में खेला करते थे। तो हमें बहुत दूर ये क्रिकेट ले आई है ये 2020। बिल्कुल साबिर, आपने कहा कि एज एक्सपेक्टेड है। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। कल कप्तान ने हमें एक स्टैट भी दिया कि बांग्लादेश जो है वो लास्ट टाइम क्वालिटी टीम से जब खेली थी तो ये रिजल्ट था। मैंने कहा ये भी क्वालिटी टीम के खिलाफ नहीं खेले, ऑलमोस्ट सिमिलर ही था। तो अब बार बार हम बात करें कि क्रॉस फॉर्मेट्स मसाइल नज़र आ रहे हैं, ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट एक्सपोज हो चुका है, आपस में क्या सिनर्जी है, कोई टीम एनवायरनमेंट नहीं नज़र आ रहा, फिटनेस के मसाइल हैं, बॉलर्स नहीं परफॉर्म कर रहे, पेस नीचे जा रहा है, बैटर्स तो खैर कर ही नहीं रहे थे। अब इन तमाम को इन नटशेल रख के अब आपने आगे कैसे बढ़ना? एग्जैक्टली ये देखें बहुत बड़ा सवाल है कि हमने आगे कैसे चलना है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी परफॉर्मेंस तीनों फॉर्मेट में अहमद होती आ रही है, काफ़ी लोग जो हैं वो डिसअपॉइंटेड हैं और कहीं ना कहीं से हमें इसमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। और देखें पीसीबी अभी अगर जाके डोमेस्टिक पे जाके फोकस करा तो पहले 20-25 साल क्या होता रहा। देखें जब तक आप मेरिट के ऊपर प्लेयर्स को पिक नहीं करेंगे फॉर्मेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम T20 के बेसिस पे PSL के, हमने ठीक है PSL भी हमारा एक डोमेस्टिक का एक हिस्सा है, मगर कहीं ना कहीं पे हम लोग काफ़ी सालों से थोड़ी सी अहमद ये गलती करते आ रहे हैं कि हम PSL के परफॉर्मेंस पे हम बच्चों को उठा के टेस्ट मैचेस में लेके आते हैं। देखिए सबसे बड़ा सवाल
हर कोई साइम अयूब के बारे में कर सकता है। मैं तो शाहीन शाह अफरीदी के बारे में कहूँगा कि शाहीन शाह अफरीदी ने कितनी 4 डे क्रिकेट पाकिस्तान में खेली है, बाबर आजम ने कितनी 4 डे क्रिकेट पाकिस्तान में खेली। अगर 2021, 22, 23 तक की आप कायज़म ट्रॉफी की आप स्टैट्स पीसीबी की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो अभी भी 2022-23 में आपको हुरैरा जो है वो टॉप पे नजर आएंगे। 1200 उनके रन से, 4 उनकी सेंचुरीज हैं। दूसरे नंबर पे अब्दुल्ला शफीक आते हैं, उसके बाद देखें हुसैन तलत आपके पास बच्चा है। इस तरह काफ़ी आपके पास लड़के हैं। कामरान गुलाम का देखिए, कामरान गुलाम का तो हम हर प्लेटफॉर्म आपके साथ जिक्र कर चुके हैं कि आसिफ करते रहते हैं, मैडम सना करती रहती हैं, काफ़ी देखे करते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि देखें कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं कि आप उनको किन बेसिस पे आप लेके आते हैं। देखिए आपका फ्यूचर प्लान आपके क्या होते हैं। तो कहीं ना कहीं पे जो पिछले अहमद 5-7 साल से ये शॉर्ट टर्म प्लान्स पे जा रहे हैं, चाहे ओडीआई का फॉर्मेट हो, चाहे T20 का फॉर्मेट हो, चाहे टेस्ट मैचेस का फॉर्मेट हो। अभी हमें सोचना पड़ेगा। देखें जब तक आप स्पेशलिस्ट नहीं लेके आते फॉर्मेट के हवाले से, तब इस तरह के रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए हम अगर बांग्लादेश की हम बात करते हैं, देखिए हमें बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को छोटा नहीं समझना चाहिए। वो देखिए प्लानिंग करके आए, तो उनको पता था कि हमारी स्लो पिचेस होंगी, डेड पिचेस होंगी, 140, 45, 50 के बॉलर्स वो लेके आए। 18, 19, 20 साल के बच्चे देखें परफॉर्म करके गए, अभी बांग्लादेश से बाहर जाके परफॉर्म किया। तो कहीं ना कहीं पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या हम 150 की स्पीड से बॉलर पिछले 8 साल में लेके आए? नहीं लेके आए। हम लोग कितना क्रिटिसाइज करते थे। मिसबा की कप्तानी अभी हमें याद आती है, उन्होंने तो मैं कहता हूँ लिमिटेड रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोहेल खान को यूज किया, राहत अली को यूज किया, जुल्फकार बाबर को यूज किया। ये जो नाम है हम बार बार यूज करते, कहीं ना कहीं कप्तान को भी सोचना पड़ेगा। शान मसूद की कल हमने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वो कहीं ना कहीं एक्सक्यूजेस तो चलो दे रहे हैं। क्या उनको पता नहीं था कि खुरम शिद्दा की क्या फिटनेस है? उनको पता नहीं था नसीम शाह कितनी 4 डे क्रिकेट खेल रहे हैं? उनको पता नहीं था कि शाहीन शाह अफरीदी 4 डे क्रिकेट पाकिस्तान में खेल ही रहे? तो कहीं ना कहीं जब तक आपको ये पता था तो आपको खुद को भी ये मानना पड़ेगा। देखें आपकी इनपुट क्या थी एज ए कप्तान, मैं कहूँगा देखें आपकी कप्तान इनपुट क्या थी, आपकी अपनी जो एवरेज है कहीं कहीं उस पर भी क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल, तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि बहैसियत कप्तान अगर आपकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि अब ये सवाल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ, मेरे ख्याल से 90% लोग, हमारा इंडिकेटर बड़ा सीधा होता है, परफॉर्मेंस नहीं हुई कप्तान फारिग कर दें। ये पीसीबी का भी माजी में अलमिया रहा है और फैंस का भी यही रहा है कि जी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, कप्तान फारिग कर दें। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप शान मसूद को फैसला भी कर लेते हैं कि कप्तानी से हटा रहे हैं, तो फिर बनाना किसको? देखिए सबसे पहले तो कप्तान के अलावा आसिम भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि जो कोचेज़ हैं उनका भी एक रोल है। मुझे जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इस पूरी सीरीज़ का लगता है वो डिक्लेरेशन है पहली। जिस वक्त मोहम्मद रिजवान ग्राउंड पे खड़े हैं, वो एक अच्छे रन्स बना रहे हैं, उनके साथ सपोर्टिंग पार्टनर भी है। आप अभी 450 के रन या 450 के करीब आपके रन, और आपको पता है कि पिंडी की पिच किस तरह से खेलती है। आपने पूरी एक इनिंग्स देख ली है वहाँ पर कि कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किया था फास्ट बॉलर्स ने। आपने उस वक्त के किस बेसिस पे डिक्लेयर वहाँ पर किया? क्या आप 2 दफ़ा आउट कर सकते थे, आप समझते थे वहाँ पर बांग्लादेश को? तो आई थिंक ये सोचने की बात है कि वहाँ से आप खुद लेके आए हैं मैच में वापस। वहाँ अगर आप चले जाते 550-600 पे तो आपके कंट्रोल में होता, आप अपने तरीके से मैच को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते थे मैच की पेस को। तो ये थिंक टैंक का भी बहुत बड़ा काम है और इसमें ऑब्वियसली कप्तान की इनपुट है कि कप्तान बताएगा कि भाई हमारे बॉलर्स में कितना दमखम है, हमारे ओवरऑल जो दूसरी टीम है उसकी क्या स्ट्रेंथ है, और उसमें फिर 4 डे की कप्तानी भी आ जाती है कि शान मसूद ने 4 डे की कितनी कप्तानी की है। हम भी बहुत सी बातें कर रहे हैं कि जी 4 डे किसने खेला या इसने नहीं खेला, पर 4 डे में कितनी कप्तानी की है शान मसूद ने, क्योंकि उनके ये सीजन अक्सर जो बड़ी क्रिकेट उन्होंने खेली है वो काउंटी क्रिकेट, और यहाँ उन्होंने वहाँ पर भी कुछ कप्तानी की है, पर यहाँ की कंडीशंस और वहाँ की कंडीशंस में भी बड़ा फ़र्क है। तो यहाँ पर बहुत से सवालात उठते हैं कि हम लोग किसी तरह से भी देख ले तो फैसले ठीक नहीं हुए। इसीलिए एक कलेक्टिव लेवल पर, ना इसमें अकेला शान का कसूर है, ना इसमें अकेला गिलेस्पी का कसूर है, ऑन द होल अगर हम सिस्टम को देखें, हम लोगों के फैसले ऐसे रहे हैं पिछले काफ़ी अरसे से जिनकी वजह से आज हम इस दिन को देख रहे हैं। अदरवाइज़ इस तरह से कोई बांग्लादेश एक टीम है, आप नामों से कभी क्रिकेट नहीं खेलते, पर 4 डे में अपसेट करना किसी बड़ी टीम को ये एक बहुत बड़ी बात होती है। T20 में हो जाता है, 1 डे में भी हो जाता है, पर टेस्ट क्रिकेट के अंदर 1-2 सेशंस उनके लग सकते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता कि आपके 1-2 सेशंस लगे। हमारा एक सेशन लगा था 26 पे जो 6 आउट किए थे और एक पहला जो हमने बारी लिया, उसके अलावा तो हम पूरे टेस्ट मैचेस स्ट्रगल ही करते रहे। तो ये भी एक लेकिन ये तमाम मसाइल देखते हुए सना, जब मसाइल होते हैं तो आप बैठते हैं, बैठ के बात होती है, अंदाज़ा लगाया जाता है, चीज़ें डिस्कस होती हैं और फिर कोई हल निकाला जाता है। इस सूरत हाल में तो ये भी लग रहा है कि ये तमाम लोग शायद एक भी नहीं नज़र आ रहे कि बैठेंगे मिलकर। बिल्कुल, देखिए बात ये है कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन उस पर चल जाती हैं कि
डिवाइडेड रूल वाली बात है। और अनफॉर्चुनेटली पीसीबी में जो बहुत परमानेंट लोग हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी जॉब्स परमानेंट हैं, आप उनको ना निकाल सकते हैं ना उनकी जगह किसी को ला सकते हैं। तो वहाँ तो प्लेयर्स की जॉब्स भी कंफर्म नहीं है, कोचेस की भी जॉब्स कंफर्म नहीं है। तो हम आम आवाम को जिस पे गुस्सा आ रहा है वो तो एक प्रॉब्लम का एक छोटा सा हिस्सा है। फिर उसके अलावा और बहुत से प्रॉब्लम है, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में प्रॉब्लम है, आपकी पॉलिसी मेकिंग में प्रॉब्लम है, आपका अभी तक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ही कंफर्म नहीं हुआ। लोगों के 50-50, 100-100 साल पुराने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, एशेज़ कब से चल रहा है और कब तक चलता रहेगा। पर हम लोग जो हैं किसी वक्त होती है हमारी क्रिकेट, किसी वक्त हमारी नहीं होती, कभी डिपार्टमेंट आ जाता है, कभी रीजन आ जाता है, एसोसिएशन आ जाती है, स्कूल क्रिकेट ख़त्म हो जाती है, अंडर 19 ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है। हम तो इन्हीं चीज़ों में पड़े हुए हैं। तो उसके बाद आप ये सोचना, और फिर ऑब्वियसली एक क्वालिटी ऑफ प्लेयर को आप नहीं जज कर सकते कि जी आप इस जगह इस तरह भी नहीं रख सकते कि बाबर आजम ने अगर 4 डेज कम खेली है तो हम उनको ना सिलेक्ट करें। बाबर आजम ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है उनका खेलना बनता है, किसी भी टीम में बनता है। पर अभी मसला ये आ रहा है कि उनके साथ सपोर्ट कहीं से नहीं आ रही, तो उनकी जो फेलियर हैं वो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। हमने बहुत से ग्रेट प्लेयर्स को देखा स्ट्रगल करते हुए, तो बाकियों को स्टेप अप करना है, शान को स्टेप अप करना है, अब्दुल्ला शफीक को स्टेप अप करना है। अभी तो सिर्फ जो फाइट नज़र आई है वो आपको रिजवान से नज़र आई है, आगा सलमान से थोड़ी सी नज़र आई है, साइम अयूब ने भी 1-2 इनिंग्स खेली हैं, बाकी तो कहीं से कोई फाइट नज़र कुछ भी नहीं था। तो वैसे वन साइडेड अप्रोच है, सारे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हम करते आ रहे हैं, आपको, मुझे, सना को, साबिर को, आसिम भाई को, सबको ये प्रॉब्लम्स पता है। अब आप क्या फोर्सी कर रहे हैं, बोर्ड के मामला किस तरफ जा रहे हैं? शान को सिर्फ मेरे ख्याल से इंडिकेटर नहीं बनाना चाहिए, एक कलेक्टिव अप्रोच है, ग्रास रूट कह देना इम्प्रूव करेंगे, ये एक पार्ट ऑफ द पिक्चर होता है, बट जो एट करंट सिचुएशन है उसको कैसे इम्प्रूव करने लगे? देखिए आपके अगर मैं टेस्ट एवरेज की बात करूं, मैं भी थोड़ा सा पढ़ भी रहा था, अगर 12 टीमों ने जिन्होंने टेस्ट इनिंग्स खेली है ना, 12 टीम्स की बात करूं जिसमें आपकी बांग्लादेश भी आती है, उसके अलावा आपकी आयरलैंड भी है, साथ ही साथ आपका लें जिम्बाब्वे, पाकिस्तान 12वें नंबर पर मौजूद है सेकंड इनिंग्स में, कह रहा हूँ 17 पॉइंट समथिंग की एवरेज के साथ। दैट मीन्स कि आप बहुत बड़ी डिक्लाइन पे इस वक्त। इंप्रूवमेंट देखिए हम लोग यहाँ पर भी बैठ के अगर हमें समझ में आती है, वही तो मैं हमेशा बात करता हूँ कि जो पाकिस्तान टीम के साथ इस वक्त लगे हुए हैं वो वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स हैं। पाकिस्तान को सर्व भी किया हुआ हायर स्टेज के ऊपर, और ये वो भी इनमें कुछ नाम मौजूद हैं जो वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेल चुके हैं, T20 की बात करूँ, यहाँ तक कि लाइक पाकिस्तान को सर्व उन्होंने हाईएस्ट लेवल पे किया है। मसला सारा का सारा आता है जो मामलात हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, वही फिर पुरानी घिसी पिटी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। लेकिन जब तक आप इस चीज़ को ना डर कप्तान को नहीं करोगे ना कि यार उसको बैकअप नहीं करोगे कि यार तुमने ना डर फैसला लेना है, हमारी पूरी बैकिंग आपको, जब तक वो नहीं करोगे तो रिजल्ट्स आपके आगे आएंगे। मैंने कहा ना कि कौन सा ऐसा प्रेशर आपको नजर आता है, मैं लिटरली खिलाफ बात नहीं कर रहा बाबर के, मैं सबसे ज़्यादा उनके हक में बात करता हुआ बाबर आजम के, यार उनको होना चाहिए। शहनशाह अफरीदी आपके स्ट्राइक फास्ट बॉलर, लेकिन यार जब आपका स्ट्राइक फास्ट बॉलर आपका मेन प्लेयर नहीं परफॉर्म कर रहा, ये कोई गुनाह नहीं होता कि आप उसको बिठा के आप कहते हो एनालिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के साथ काम करो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे, और रिलैक्स मोड में आपको रखना पड़ता है। अगली सीरीज आपकी इंग्लैंड के खिलाफ है, फिर वो बीच में गैप आपका आ रहा है, अभी वो चैंपियंस के नाम से एक टूर्नामेंट आ रहा है, सबकी ऑब्वियसली हकीकतन बात है कि दिमाग इस वक्त उधर होगा कि हमने परफॉर्म करना है, बिल्कुल विकेट्स कैसे होंगी, गैरी कर्स्टन भी वहां पर, गैरी कर्स्टन भी, ये फिर वही चीज नॉलेज जो बिल्डिंग है ना कोच की, खास करके उनका कितना इनपुट उसके अंदर होगा पाकिस्तान का, क्योंकि वो टूर्नामेंट है जहां से आप प्लेयर को हेड हंटिंग करके निकालते हो जो टॉप परफॉर्मर होता है। लेकिन फिर आपको कोच को उस चीज की लेवरेज भी देनी पड़ती है कि यार आप इसके जिम्मेदार हो, अगर इसका नाम निकाल रहे हो तो आप परफॉर्म करो। लग तो नहीं रहा, लेकिन साबिर ये एक अच्छा अलमिया है कि टेस्ट मैच खत्म हुआ, उसका मवाजना करने से पहले ही एक वनडे टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, तमाम नजरें उधर चली जाएंगी और फिर चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी शुरू हो जाएगी। देखिए अहमद, दो बातें, एक तो काफ़ी सालों से शायद हमारे जितने भी कोचेस सिलेक्शन कमेटी रही हैं पिछले 10-15 सालों से ले लें, तो शायद या तो वो एक टैलेंट प्रॉपर तरीके से पिक नहीं कर पा रहे। आप देखें कि आखिरी दफ़ा असद शफीक 65 टेस्ट मैचेस खेले थे। अभी हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि किसी के 10,000 किससे एक्सपेक्ट करेंगे कि यूनिस खान के बाद किसी के 10,000 रन बनेंगे। आप दुनिया की लिस्ट देख लें तो हर कंट्री के 4-4, 5-5, 6-6 खिलाड़ी जिन्होंने अच्छे बड़े रन बनाए हुए हैं। हम जावेद मियांदाद, इंजमाम, यूसुफ और यूनिस खान के बाद किसका नाम लेंगे? शायद बाबर का ही लेंगे। तो बाबर के अलावा भी आपके पास कौन? मेरे ख्याल में शायद पीसीबी जितने भी हेड कोचेस हमारे हैं रह चुके हैं सिलेक्शन कमेटी, शायद वो ये गलती करें, या तो वो डोमेस्टिक से प्रॉपर तरीके से टैलेंट पिक नहीं कर पा रहे जिनको आप समझें कि यार ये हमारे लिए आगे 10 साल सर्व कर सकते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि शायद शॉर्ट टर्म प्लान कर रहे हैं, शायद सीरीज बाय सीरीज बच्चों का कैरियर हमने तबाह कर दिया। लेकिन शॉर्ट टर्म भी तो नहीं कामयाब हो रहा। सर मैं नाम लेना चाहूँ तो नाम काफी ज्यादा हो जाएंगे। हमने काफी लड़कों को, मैं कहता हूँ कि जिनको होम सीरीज में आपको डेब्यू कराना चाहिए था, आपने जानबूझ के साउथ अफ्रीका में टूर करा के उनका कैरियर खत्म कर दिया। बेताशा नाम है। अच्छा, कहीं ना कहीं पे जिस तरह ये अवेसनेस बात की, बिल्कुल सही बात की। आई थिंक मैम सना भी सही बता सकती हैं कि बीइंग ए प्लेयर शायद अपने आप के साथ भी सिंसियर आपको होना पड़ेगा। शायद मेरी अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही, क्यों ना मैं साइड पे हो जाऊँ, क्यों ना मैं साइकोलॉजिस्ट के साथ काम करूँ, क्यों ना मैं कोच के साथ जाके काम करूँ,
क्योंकि आप लोग बिला वजह, हम लोग तो ऐसी टीम है कि बिल्कुल मैं बिल्कुल आपकी मैं बात समझ जाऊंगा, माजरत के साथ टाइम की कमी है, बट बहुत शुक्रिया अवैस, सना, साबिर और आसिम भैया मेरे ज्वाइन कर रहे थे। मैं चाहता था कि और हम मजीद इसको डिटेल में डिस्कस करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव द टाइम राइट नाउ, या वो लेवरेज नहीं है। लेकिन बात यही है कि इसको हम मजीद गुफ्तगू करते रहेंगे, कल पर ज़रूर लेकर जाएंगे, आपके भी सारे कमेंट्स और तमाम चीज़ें हम शामिल करते रहेंगे, जितनी भी डिस्कशन करें। आई थिंक द फैक्ट इज़ कि पाकिस्तान क्रिकेट को अब और ना सिर्फ प्लेयर्स को, मैनेजमेंट को, हर बंदे को सोचना पड़ेगा कि यहाँ से अगर आपने क्रिकेट इंप्रूव करनी है तो कुछ तल्ख फैसले लेने पड़ेंगे। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।